वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ प्रश्नों को। ये वन लाइनर प्रश्न है जिसका जवाब एक शब्दों में दिया जाता है या फिर एक लाइन में दिया जाता है। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न देखेंगे और इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं लेकिन इससे संबंधित प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आते हैं अपने प्रश्न पर। फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद किस बल के कारण रुक जाती है? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो क्या चीज़ देखेंगे कि फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद किस बल के कारण रुक जाती है। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम ये पाएंगे कि ये जो होता है घर्षण बल के कारण होता है। फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद जो रुकती है तो इसका कारण जो होता है ये घर्षण बल होता है। तो ये घर्षण बल के कारण क्या होती है, गेंद रुक जाती है। इसके आगे हम लोग देखेंगे तो दैनिक जीवन में काम आने वाली दो सरल मशीनों के नाम लिखें। कोई भी मशीन हो सकता है जो कि दैनिक जीवन में हमेशा काम आता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सिलाई मशीन जो कि हमारे दैनिक जीवन में काम आता है। घिरनी हो गया, ये हमारे दैनिक जीवन में काम आता है। दैनिक जीवन में काम आने वाले और भी मशीन होते हैं, जैसे कि हमारे खाना बनाने वाले किचन में मिक्सर मशीन होता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इनको हम लोग देखेंगे। हथेली पर भार रख कर, यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है क्या चीज़, तो ये बोल रहा है कि हथेली पर भार रख कर उठाते समय हमारी जो भुजा होती है किस प्रकार के उत्तोलन की भांति कार्य करती है। हथेली पर भार रखकर उठाते समय हमारी भुजा किस प्रकार के उत्तोलन की भांति काम करती है। तो यहाँ सही जवाब जो होगा ये होगा तृतीय श्रेणी के उत्तोलन का काम करती है। इसके बाद देखेंगे हम लोग कि तारे क्या हैं, यानी स्टार्स के बारे में पूछ रहा है, स्टार्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि तारे विशाल गोलाकार पिंड है। क्या है, तारे विशाल गोलाकार पिंड है जिनसे अत्यधिक मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा निकलती है। तारा क्या है कि एक गोलाकार पिंड है जो कि बहुत बड़ा होता है और इससे अत्यधिक मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा निकलती है, तो उसे हम तारा कहते हैं। जैसे कि सूर्य भी एक प्रकार का तारा है जिससे अधिक मात्रा में क्या निकलती है, तो प्रकाश निकलता है और ऊर्जा निकलती है। अब सवाल यहाँ पर आता है कि सूर्य क्या है। तो हम लोग अभी इसके पहले देखिए कि सूर्य एक तारा है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, ये बहुत बड़ा है और इसमें से अधिक मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा दोनों निकलती है। आसमान में तारे कब दिखाई पड़ते हैं? आसमान में तारे कब दिखाई पड़ते हैं? तो आसमान में तारे रात में दिखाई देते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के कारण ये हमें दिन में नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो इसलिए हम इन्हें रात में देख सकते हैं। और सूर्य के प्रकाश के कारण ये हमें दिन में इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि पृथ्वी से सबसे नज़दीक का जो तारा है वो सूर्य है, और सूर्य का प्रकाश यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आने के कारण और जो स्टार्स है वो काफ़ी दूर है, तो उनका प्रकाश कम आने के कारण यहाँ पर हम लोग इसे दिन में नहीं देख पाते हैं, तो इसे हम रात में देख सकते हैं। आसमान में तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? सवाल वही है। तो आसमान में तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो जवाब हो जाएगा कि सूर्य की तेज रोशनी के कारण। अब यहाँ पर बात ये होता है कि सूर्य भी एक तारा है और वो भी एक तारे हैं, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा जो है वो सूर्य है, तो इस कारण से इसकी ऊष्मा और जो प्रकाश है वो ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पर आती है, इस कारण से नहीं दिखाई पड़ते हैं। सवाल है कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, यानी एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है प्रकाश के द्वारा, तो उसे हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष क्या है, तो एक दूरी का मात्रक इसे कह सकते हैं। तो प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है, यानी कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष का उपयोग किस चीज़ में होता है? फिर से वही सवाल है कि प्रकाश वर्ष का उपयोग किस चीज़ में होता है। तो प्रकाश वर्ष का उपयोग दूरी मापने में किया जाता है। यहाँ पर कि सौर मंडल क्या है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि सूर्य और इसके परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों के समूह को ही सौर मंडल कहते हैं। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि सूर्य और इसके परिक्रमा करने वाले जो आकाशीय पिंड हैं, यानी कि सूर्य का जो परिवार है, तो इसे ही हम लोग सौर मंडल कहेंगे। सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह जो हैं, या फिर उसमें क्षुद्र तारे होते हैं, क्षुद्र ग्रह वगैरह हो जाएंगे, तो ये सब क्या हो जाते हैं कि सौर मंडल कहलाते हैं।
सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? अब यहाँ पर ये बात आ रही है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सूर्य मंडल में यहाँ पर 9 ग्रह दिया हुआ है, तो 9 ग्रह नहीं है, यहाँ पे ग्रहों की संख्या 8 है। क्योंकि कुछ समय पहले तक प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अब प्लूटो को एक ग्रह नहीं माना जाता है, बल्कि उसे एक ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है, यानी बौना ग्रह माना जाता है। तो इस प्रकार से सौर मंडल में ग्रहों की संख्या अब 8 है। कितनी है? तो ग्रहों की संख्या अब 8 है। अब यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि ग्रह क्या है। तो ग्रह क्या है इसका हम लोग देखेंगे। तो अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे हैं, तो फिर से एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ग्रह क्या है। तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने वाले यानी कि सूर्य के चारों ओर जो भी आकाशीय पिंड जो हैं वो घूमते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें ग्रह कहा जाता है, जिनमें अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा नहीं होती है। जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तारों यानी कि स्टार्स में अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा होती है, वहीं अगर बात करें ग्रहों की, तो यहाँ पर अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा नहीं होती है। यहाँ पर ऊष्मा सूर्य से प्राप्त होता है और प्रकाश भी ये सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? यहाँ पे निकट ग्रह पूछ रहा है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो बुध है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ग्रहों का जो क्रम है तो वो किस प्रकार से है। बुध है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि आता है, उसके बाद अरुण है और फिर वरुण है। तो इस तरह से जो ग्रहों का क्रम है तो इसको हम लोग देख लिए। तो सबसे नज़दीक जो क्रम है तो उसमें बुध ग्रह आता है। सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह है। और क्रम में अगर हम लोग देखें तो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो वरुण ग्रह जो है वो सबसे अधिक दूरी पर है। सबसे बड़े ग्रह की अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह, तो बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है। और यहीं पर अगर बात करें सबसे छोटे ग्रह की, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो सांझ का तारा अगर एग्जाम में पूछे या फिर भोर का तारा या सुबह का तारा पूछे तो एक ही जवाब होगा, वो होगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वो बहुत ही चमकीला है। तो इस प्रकार से हम लोग इसे बताएंगे कि सांझ का तारा एग्जाम में पूछ दे या सुबह का तारा पूछ दे या भोर का तारा पूछ दे, तो यहाँ पर हम लोग शुक्र ग्रह को ही आंसर करना है। सुबह का तारा किस ग्रह को कहते हैं? आ गया फिर से वही सवाल कि सुबह का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं। इसके बाद अगर पूछ दे कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं, तो वो भी शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी और शुक्र जो है वो देखने में एक समान है, बहुत मिलते जुलते हैं, तो इसलिए पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र को। तो पृथ्वी की बहन ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह है। फिर से वही सवाल देखने को मिला कि सबसे चमकीला ग्रह जो है वो कौन सा है, किस ग्रह को चमकीला ग्रह कहते हैं? तो शुक्र जो है, शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि सूर्य को हम लोग देख लिए, ग्रहों को देख लिया, अब इसके बाद नंबर आता है उपग्रह का। तो उपग्रह किसे कहते हैं? तो ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, जिसकी ना तो अपनी ऊष्मा होती है और ना ही अपना प्रकाश होता है। तो ग्रहों की भी अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है और उपग्रहों का भी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। लेकिन ग्रह जो होते हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उपग्रह जो होते हैं वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किस ग्रह के अधिक उपग्रह हैं। तो यहाँ पर अगर सवाल ये पूछ दे कि पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, तो जवाब हो जाएगा कि पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर पूछ रहा है कि किस ग्रह का सबसे अधिक उपग्रह है। तो यहाँ पर शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है, क्योंकि यहाँ पर उपग्रहों की संख्या 50+ है। ठीक है, तो इसलिए शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। कितने ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है? कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। तो ऐसे मात्र 2 ही ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। वो ग्रह कौन से हैं? तो ये बुध है और शुक्र है, जिनके कोई उपग्रह नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, इस तरह से अगर स्टार्टिंग से आते हैं, सूर्य से नज़दीक से दूर की ओर अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे
कि पहले बुध आता है फिर शुक्र आता है, यानी कि स्टार्टिंग के जो 2 ग्रह हैं उनके पास में कोई उपग्रह नहीं है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि नील ग्रह किसे कहते हैं, यानी कि नीला ग्रह किसे कहते हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ये हम लोग सभी जानते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। और इसे नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर पानी की अधिक मात्रा है, यानी कि पानी की अधिकता के कारण ही इसे नीला ग्रह कहा जाता है। सवाल यहाँ पर अब पूछ रहा है कि भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन सा है। तो यहाँ पर भारत का उपग्रह यानी कि कृत्रिम उपग्रह के बारे में पूछ रहा है। तो भारत का सबसे पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट था। कौन सा था? आर्यभट्ट। हैली पूछल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? तो ये छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि हैली पूछल तारा जो है वो 76 वर्षों पर दिखाई देता है। हाल ही में पूछल तारा कब दिखाई दिया था? तो ये पूछल तारा कब दिखाई दिया था? तो 1986 में दिखाई दिया था। 1986 में दिखाई दिया था ये। वायुमंडल के किस परत में मौसमी परिवर्तन होते हैं? तो याद रखेंगे कि क्षोभ मंडल में मौसमी परिवर्तन होते हैं। कहाँ पर? तो क्षोभ मंडल में मौसमी परिवर्तन होते हैं। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले जेट यान किस परत पर उड़ान भरते हैं? यानी कि जो अधिक ऊंचाई पर जेट यान उड़ रहे हैं तो जो एटमॉस्फेयर का लेयर है तो उस पे किस लेयर में ये लोग उड़ान भरते हैं? तो वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में जैसे कि मौसम का परिवर्तन जो होता है तो क्षोभ मंडल में होता है। तो उसी प्रकार अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले जेट यान जो होते हैं वो कहाँ पर अपनी उड़ान भरते हैं, किस मंडल में? तो ये हो जाएगा कि समताप मंडल में। कहाँ पर? तो समताप मंडल में ये अपनी उड़ान भरते हैं। इसके बाद देखेंगे कि सूर्य से प्राप्त पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किस परत में होता है? यानी कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं जो कि बहुत हार्मफुल होती हैं, तो ये पराबैंगनी किरणें किस परत पर, कौन सा परत इसे अवशोषित कर लेता है, एग्जॉर्ब कर लेता है? यहाँ पर हो जाएगा ओजोन मंडल जो होता है वो इसे एग्जॉर्ब कर लेता है। रेडियो प्रसारण के लिए ध्वनि तरंगों का परिवर्तन किस परत में होता है? यानी कि रेडियो प्रसारण जो होता है तो उसमें ध्वनि तरंग का जो परिवर्तन होता है वो किस परत में होता है, यानी कि उसका नेटवर्क कहाँ पर होता है, उसका सिग्नल कहाँ पकड़ता है? तो यहाँ पर जवाब में हो जाएगा आयन मंडल। रेडियो प्रसारण होता है तो वो आयन मंडल के द्वारा होता है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। रिचर स्केल के माध्यम से किस चीज़ की माप की जाती है? तो यहाँ पर रिचर स्केल लिखा है, यहाँ पर रिक्टर स्केल होना चाहिए था। तो रिक्टर स्केल के माध्यम से किस चीज़ की माप की जाती है? तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। किससे? तो रिक्टर स्केल से। ठीक है, रिक्टर स्केल से क्या किया जाता है? भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तैरने का सिद्धांत किसने दिया था? यानी कि जो पानी में हम लोग तैरते हैं तो इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था तैरने का सिद्धांत। शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो ये सभी जानते हैं कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ये भी सवाल का जवाब बच्चा बच्चा जानता है कि सर आइजक न्यूटन ने किया था। किसने किया था? सर आइजक न्यूटन ने किया था। गति के नियम का प्रतिपादन सर आइजक न्यूटन ने किया था। हर्ट्ज किस भौतिक राशि की माप है? यहाँ सवाल क्या पूछ रहा है कि हर्ट्ज जो है ये किस भौतिक राशि की माप है? तो ये आवृत्ति की माप हो जाएगी। सूर्य के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? यानी कि सूर्य से कितने रंग निकलते हैं इसको पूछा जा रहा है। तो 7 रंग होते हैं। सूर्य के स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं। सूर्य को विपुल शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? यानी सूर्य में एनर्जी कहाँ से आता है, इस चीज़ को जानना है। तो नाभिकीय अभिक्रिया संलयन के माध्यम से सूर्य को शक्ति प्राप्त होती है। किससे? तो नाभिकीय अभिक्रिया संलयन के माध्यम से सूर्य को क्या होती है? शक्ति प्राप्त होती है। पौधों की वृद्धि की गति का माप किस यंत्र से किया जाता है? तो पौधों की वृद्धि की जो गति होती है उसका माप किस्कोग्राफ से किया जाता है। किससे? तो किस्कोग्राफ से किया जाता है। रमन प्रभाव का विषय क्या है? क्या है रमन प्रभाव? इसका विषय क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो रमन प्रभाव का विषय है। भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, क्या उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये श्रीहरिकोटा में स्थित है। कहाँ? तो श्रीहरिकोटा में स्थित है।
एक अश्वशक्ति कितने वाट का होता है? अश्वशक्ति फिजिक्स में हमेशा लैंग्वेज सुनने को मिलता है। तो अश्वशक्ति कितने वाट का होता है? तो 746 वाट का होता है। एक अश्वशक्ति 746 वाट का। किसने पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये सबसे पहले किसने पता लगाया था? तो कोपरनिकस ने पता लगाया था। किस यंत्र की सहायता से फिल्म में बिंब को पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाता है? कौन सा यंत्र है जिसकी सहायता से फिल्म जो बनता है तो उसके प्रतिबिंब को पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाता है? तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा एपिडास्कोप। क्या होगा? एपिडास्कोप होगा। झूले की भांति गति करती हुई वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? यानी कि जो वस्तु झूले की भांति आगे आती हो, पीछे जाती हो, फिर आगे आती हो, फिर पीछे जाती हो, इस प्रकार की अगर गति कर रही हो तो उसे कौन सी गति कहा जाता है? तो उससे यहाँ पर दोलन गति कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? दोलन गति कहा जाएगा। यानी कि वो चीज़ दोलन कर रही है तो इसलिए उसे दोलन गति कहा जाएगा। एक लड़की चक्कर देने वाले हिंडोले पर बैठी है। क्या कर रही है? चक्कर देने वाले हिंडोले पर बैठी है। तो उसकी गति किस प्रकार की गति है? यानी कि गोल गोल घूमने वाले किसी चीज़ पर, हिंडोले पर वो बैठी हुई है, तो उसकी गति जो होगी वो किस प्रकार की गति होगी? तो उसकी गति वृत्तीय गति होगी। कौन सा दर्पण आकार में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है? तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब जो है वो कौन सा दर्पण बनाता है? तो अवतल दर्पण बनाता है। कौन सा? अवतल दर्पण। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ क्यों नहीं सुन सकते हैं? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो जब वहाँ पर वायुमंडल नहीं है तो आवाज़ का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। तो इस कारण से चंद्रमा पर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो एक दूसरे की आवाज़ों को नहीं सुन पाते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कि वायुमंडल के अभाव के कारण। क्रिकेट या फुटबॉल खेलते समय हम कौन सी ऊर्जा खर्च करते हैं? क्रिकेट खेलते समय या फिर फुटबॉल खेलते समय कौन सी ऊर्जा खर्च होती है? तो स्थितिज ऊर्जा खर्च होती है। फिर देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का जो वेग होता है वो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब यहाँ पर एक सवाल है, टीवी तो सबके घर में होगी, सभी लोग टीवी देखते होंगे। तो उसमें जो आजकल पहले जो होता था वो ब्लैक एंड वाइट टीवी आया करती थी, उसमें सिर्फ 2 ही कलर दिखाई देता था, ब्लैक और वाइट। तो अब जो टीवी आती है तो उसमें क्या होता है, अब तो बहुत नए नए टाइप की टीवी आ गई है, यानी कि एलसीडी आ गया है, एलईडी आ गया है, वगैरह वगैरह। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो किस प्रकार की, यानी कि अगर कहा जाए यहाँ पर तो कलरफुल टीवी दिखाई देती है। तो कलरफुल टीवी में कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ये हम लोग सभी जानते हैं कि इसमें प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम प्राथमिक रंग बोलते हैं। तो प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो लाल, नीला और हरा। तो टीवी में लाल, नीला और हरा रंग का प्रयोग किया जाता है, जिससे चीज़ें हमें कलरफुल दिखाई देती हैं, और इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? तो प्राथमिक कलर भी इन्हें हम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक कलर भी इन्हें कहते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ में बने रहें। वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।